नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। आज अपन चर्चा करने वाले हैं पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व अपनी टॉपिक चल रहा था, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन आज की क्लास करेंगे। ठीक है, पोषक तत्वों के बारे में अपने हो चुका था। पोषक तत्वों का वर्गीकरण, उनका मर्दा में स्रोत क्या है, इस प्रकार से अपन ने पोषक तत्वों का लगभग बेसिक क्लियर कर लिया था। अपन ने कमी के लक्षण भी पढ़ लिए थे। तो कमी के लक्षण में अगला अपन थोड़ा सा अपने बाकी रह गया था, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि अंतःशिरा हरिमाइनता, पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइनता और नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइनता का कारण पढ़ा था अपन ने। अंतःशिरा हरिमाइनता, इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस। अंतःशिरा हरिमाइनता, पुरानी पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइनता हो रही है, तो वो कौन से पोषक तत्व की कमी से हो रही थी? मैग्नीशियम। पुरानी पत्तियों में अपन ने दो प्रकार से डिवाइड किया था, एक तो मर्त धब्बे बनते हैं, एक मर्त धब्बे नहीं बनते। तो मर्त धब्बे किन में बन रहे थे? पोटेशियम और मोलिब्डेनम। क्या हो रहा था? पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी से पौधे की पत्तियों पर क्या हो रहा है? पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी से पौधों पर मर्त धब्बे बन रहे। और फास्फोरस, फास्फोरस का अपन ने अलग से पढ़ा था, बैंगनी रंग के धब्बे। इसके अलावा नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में अपन ने सबसे पहले ऊपर बोला था कि मर्त धब्बे नहीं बनते हैं, मर्त धब्बे नहीं बनते हैं। तो मर्त धब्बे नहीं बन रहे तो होगा क्या इनमें? अगर मर्त धब्बे नहीं बन रहे तो इसमें तो क्लोरोसिस हो रहा है। क्लोरोसिस मतलब हरिमाइनता, मतलब पौधे की पुरानी, यहाँ पे पुरानी पत्तियों की बात चल रही है, ध्यान रखना। पोटेशियम, मोलिब्डेनम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये पुरानी पत्तियों के बारे में चर्चा चल रही है अपने। तो पुरानी पत्तियों पर इन पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें मर्त धब्बे बनते हैं। मर्त धब्बे बनते पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी से मर्त धब्बे बन रहे पत्तियों पे। फास्फोरस की कमी से बैंगनी रंग के धब्बे। नाइट्रोजन की कमी से क्या हो रहा है? क्लोरोसिस हो रहा है। क्लोरोसिस मतलब संपूर्ण पत्ती पीली हो रही है। संपूर्ण पत्ती पीली हो रही है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन की कमी से कौन सी? पुरानी पत्ती। पुरानी पत्ती अगर संपूर्ण रूप से पीली पड़ रही है तो उसका कारण क्या है? नाइट्रोजन। और मैग्नीशियम में अपन ने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या हो रहा है? अंतःशिरा हरिमाइनता। अंतःशिरा हरिमाइनता, तो पुरानी पत्तियों पर अगर मैग्नीशियम की कमी हो रही है तो उसका लक्षण क्या होगा? अंतःशिरा हरिमाइनता। ठीक है, तो इसको एक अलग टॉपिक के रूप में अपन पढ़ते हैं कि अंतःशिरा हरिमाइनता एक तो मैग्नीशियम की कमी से हो रही है, और एक कौन सा पोषक तत्व है जो पुरानी नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइनता हो रही है? वो किनकी कमी से हो रही थी? फेरस और मैंगनीज। फेरस और मैंगनीज की कमी से नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइनता हो रही है, ध्यान रखना। ये तीन पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी से पौधे की पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइनता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो फेरस और मैंगनीज की अपन बात करें, इन तीनों की बात करें तो तीनों में अपन से पूछ ले कि अंतःशिरा हरिमाइनता का कारण है, और तीनों ऑप्शन में आ जाए। क्वेश्चन आपके यूं आ जाए, अंतःशिरा हरिमाइनता का कारण है। वैसे बहुत कम चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाए अंतःशिरा हरिमाइनता का कारण है। ना पुरानी पत्तियां पूछी हो, ना नई पत्तियां पूछी हो। दूसरा ऑप्शन आपके आ जाए फेरस।
सी ऑप्शन आ जाए आपके मैंगनीज और डी ऑप्शन आ जाए आपके कॉपर। चलो ये क्वेश्चन पूछ ले, अंतःशिरा हरिमाइनता का कारण है, तीनों ही कारण है इनके, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए तीनों ही ऑप्शन में मिल जाए तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, वो अपने रहेगा मैंगनीज। ध्यान रखना, मैंगनीज की कमी से सबसे ज्यादा अंतःशिरा हरिमाइनता अपन को देखने को मिलेगी, तो मैंगनीज को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कब, अगर तीनों अपने ऑप्शन में दे रखा हो तब। और वही अपन से पूछे पुरानी पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइनता, पुरानी पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइनता पूछे तो वो मैग्नीशियम की कमी से होगी, ठीक है। और नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइनता फेरस और मैंगनीज की कमी से। दूसरा अपन ने पढ़ा था संपूर्ण पत्ती पीली, संपूर्ण पत्ती पीली मतलब क्लोरोसिस, संपूर्ण पत्ती पीली मतलब क्लोरोसिस, ये आपसे पूछ ले तो अपन ने ये भी दो प्रकार से पढ़ा था। पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन की कमी से संपूर्ण पत्ती पीली हो रही थी, ठीक है। और इसके अलावा नई पत्तियों पर सब कुछ क्लोरीन की वजह से, तो ये कौन सी पत्तियां, नई वाली पत्तियां, नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइनता फेरस और मैंगनीज की कमी से। और संपूर्ण पत्ती का पीला होना पुरानी पत्तियों पर संपूर्ण पत्ती का पीला होना नाइट्रोजन की कमी से, नई पत्तियों में सब कुछ क्लोरीन की वजह से, ठीक है। तो संपूर्ण पत्ती पीली में ध्यान रखना, एक पत्तियों का सफेद होना, पत्तियों का सफेद होना, अपन ने जिंक पोषक तत्व के बारे में पढ़ा था कि इस पोषक तत्व की कमी से, पढ़ेंगे आगे अपन कि इस पोषक तत्व की कमी से क्या हो रहा है, जिंक पोषक तत्व की कमी से पत्तियां सफेद रंग की हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ दो पोषक तत्व हो रहा है, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जिंक जिंक, फेरस और कॉपर, ध्यान रखना, जिंक, फेरस और कॉपर, पत्तियों का सफेद होना अगर आ जाए तो जिंक, फेरस और कॉपर, और इनमें से ही सबसे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, पत्तियों का सफेद होना जिंक की कमी से, ध्यान रखना। और फेरस और कॉपर की कमी से क्या होगा, पहले पत्तियां पीली रंग की होगी, फेरस और कॉपर की कमी से क्या होगा, सफेद तो होगी पत्तियां, लेकिन पहले पत्तियां, फेरस और कॉपर की कमी से पहले पत्तियां पीली होगी, फिर पीली पत्तियां सफेद रंग की होगी, पीली पत्तियां सफेद रंग की होगी फेरस और कॉपर की कमी से, और जिंक की कमी से क्या हो रहा है, सीधी पत्तियां सफेद रंग की हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखना, अंतःशिरा हरिमाइनता, इनको अलग से निकालने का कारण यही है कि आपको अच्छे से याद हो जाए ये चीजें। और ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं पोषक तत्व के बारे में, आपसे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म है जेट में, और सुपरवाइजर में भी आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो पोषक तत्व में से। अच्छा, इतना अपनी चर्चा हो गई थी, इसके बाद अपने रह रहा है सूचक पौधे, जैसे अलग अलग पोषक तत्व हैं और उनके सूचक पौधे कौन कौन से हैं। सूचक पौधे अपन किनको बोलेंगे, वे पोषक तत्व जिनकी वे पौधे जो किसी पोषक तत्व की कमी को, वे पौधे जो किसी पोषक तत्व की कमी को पोषक तत्व की कमी को सबसे पहले प्रकट करते हैं, सर्वप्रथम प्रकट करते हैं।
उनको कौन से पोषक तत्व, उनको कौन से पौधे बोलेंगे? सूचक पौधे। मतलब मान लो नाइट्रोजन की कमी हो रही है पौधों में, तो ऐसा कौन सा पौधा होगा जो सबसे पहले इसकी कमी को प्रदर्शित करेगा? तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? सूचक पौधा। ध्यान रखना, वे पौधे जो किसी पोषक तत्व की कमी को सबसे पहले प्रदर्शित करते हैं वो कौन से पोषक तत्व है? वो कौन से पौधे हैं? सूचक पौधे। तो अपन ने अलग अलग पोषक तत्व और उनके सूचक पौधों की चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन के सूचक पौधे पत्ता गोभी और फूल गोभी। पत्ता गोभी और फूल गोभी। फास्फोरस का सूचक पौधा सरसों। पोटेशियम का आलू। कैल्शियम का दलहनी फसलें। मैग्नीशियम का सेम और चेरी। सेम और चेरी में मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी को सबसे पहले प्रदर्शित किया जाता है। सल्फर की कमी सबसे पहले राया पे। राया एक प्रकार की सरसों की वेराइटी है, आगे अपन इनके बारे में भी पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में जब फसलें आएगी। राया एक तिलहनी फसल है, इसके बारे में आगे अपन सरसों के साथ चर्चा करेंगे। राया ठीक है, तिलहनी फसल है। इसके अलावा जिंक, धान। जिंक का सूचक पौधा धान। फेरस का सूचक पौधा जवार। और मैंगनीज और मोलिब्डेनम दोनों का ही सूचक पौधा कौन सा है? मैंगनीज और मोलिब्डेनम। दही ठीक है। इसके अलावा कौन सा पोषक तत्व बच रहा अपने? कॉपर। नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय फल होंगे वो सूचक पौधा। ये नींबू वर्गीय जो सूचक पौधा है वो कॉपर की कमी को दर्शा रहा है। ध्यान रखना। इनको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सूचक पौधे का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा पोषक तत्व और अपने सूचक पौधे हो गए। इसके अलावा अपने क्या बच रहा है? अब अपन चर्चा करेंगे पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर। एक डिवाइडेशन अपने रह गया था। पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। देखो, पोषक तत्वों का अपने मात्रा के आधार पर हो गया था। इसके अलावा पोषक तत्वों का अपने कमी के लक्षण के आधार पर हो गया था, आयनों के आधार पर, चालकता के आधार पर, और साथ ही साथ एक कौन सा धातु के आधार पर। ठीक है, इतना वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। इसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, कार्य के आधार पर मतलब पोषक तत्व पौधे में क्या कार्य कर रहा है उसके आधार पर अपन पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आधारीय पोषक तत्व। आधारीय पोषक तत्वों के बारे में सबको बताया मैंने। सबसे पहले आपको पोषक तत्वों का वर्गीकरण करवाया था, तब मैंने आपको बोला था कि स्थूल पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व, अखनिज और आधारीय। तीनों कौन कौन से पोषक तत्व है? CHO। इसमें से स्थूल नाम ध्यान रखना, एक अखनिज पोषक तत्व का ध्यान रखना, अखनिज। ठीक है, CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना परसेंट होता है? 43%, हाइड्रोजन 6%,
और ऑक्सीजन कितना होगा 45%। 5 से 6 अपन कर सकते हैं इसको, हाइड्रोजन को 5 से 6%। ठीक है, आधारीय पोषक तत्वों का अन्य नाम है स्थूल पोषक तत्व, अखनिज पोषक तत्व, और ये कौन कौन से पोषक तत्व है CHO। और इसके अलावा दूसरा पोषक तत्व है ऊर्जा नियामक या संरचनात्मक पोषक तत्व। ऊर्जा नियामक या संरचनात्मक पोषक तत्व। ऊर्जा नियामक या संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ऊर्जा नियामक और संरचनात्मक पोषक तत्वों की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। इसके बाद में तीसरा कौन सा आ रहा है अपने? नियंत्रक या वाहक पोषक तत्व। नियंत्रक या वाहक पोषक तत्व ये कौन कौन से? यम पोषक तत्व। यम पोषक तत्व यहाँ पे ध्यान रखना, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। ये नहीं सोचना नियंत्रक या वाहक पोषक तत्वों का दूसरा नाम यम पोषक तत्व नहीं। जितने भी पोषक तत्वों के बारे में, जितने भी पोषक तत्वों के लास्ट में कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे लास्ट में यम आ रहा है, वो सारे के सारे पोषक तत्व नियंत्रक या वाहक पोषक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम ध्यान रखना, सोडियम कोसी नाव क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, तब सोडियम की चर्चा की थी कि सोडियम कौन सा पोषक तत्व है? क्रियात्मक पोषक तत्व है। ठीक है, तो यम पोषक तत्व का इसका दूसरा नाम नहीं है। ये ट्रिक है आपके याद रखने की कि जिन पोषक तत्वों के लास्ट में यम आ रहा है वो सारे के सारे पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे? नियंत्रक या वाहक पोषक तत्व है। इसके अलावा एंजाइमिक उत्प्रेरण तत्व है। ये क्या करेंगे? पौधों में एंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करेंगे, जिससे पौधे की वृद्धि भी प्रभावित होगी। तो इन पोषक तत्वों को अपन क्या बोलेंगे? एंजाइमिक उत्प्रेरण तत्व। एंजाइमिक उत्प्रेरण तत्व। तो ये सारे के सारे इसमें एंजाइमिक उत्प्रेरण तत्व में, इसमें देखो अपने एन, पी और के प्राथमिक पोषक तत्व आ गए। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व आ गए। इसके अलावा CHO आ गए। तो एंजाइमिक उत्प्रेरण तत्वों में सभी सूक्ष्म तत्व पाए जाएंगे। ध्यान रखना, एंजाइमिक उत्प्रेरण सभी सूक्ष्म तत्वों का कार्य होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व है तो कौन कौन से हैं? जिंक, फेरस, बोरोन, निकिल, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज। एक पोषक तत्व और बच रहा है उसमें, वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण हो गया। इसमें आधारीय पोषक तत्व कौन कौन से? CHO। आधारीय पोषक तत्वों का अन्य नाम अखनिज या स्थूल पोषक तत्व CHO। इसके अलावा ऊर्जा नियामक या संरचनात्मक पोषक तत्व वो कौन कौन से? NPS। ध्यान रखना, NP और K नहीं है, NP और S है यहाँ पे। नियंत्रक और वाहक तत्व है। नियंत्रक और वाहक तत्वों की एक ट्रिक बताइए, यम पोषक तत्व। जितने भी पोषक तत्व होंगे जिनके लास्ट में यम आता है वो सारे के सारे नियंत्रक या वाहक पोषक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम ये सारे के सारे लास्ट में यम आ रहा है, तो मतलब ये नियंत्रक और वाहक पोषक तत्व है। ठीक है, इसके बाद एंजाइमिक उत्प्रेरण तत्व। एंजाइमों की
क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, तो वो पोषक तत्व सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व जैसे अपने बेसिक सारा हो गया पोषक तत्वों में, इसके बाद अपन एक एक पोषक तत्व पढ़ेंगे, उनके बारे में जो भी बेसिक नॉलेज अभी तक पढ़ चुके हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ साथ में अपन जैसे पोषक तत्वों के कार्य क्या है, कमी के लक्षण क्या है, एक एक पोषक तत्वों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे अच्छे से। बस आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कमेंट में अगर आपकी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। पोषक तत्व के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं पहले, जैसे CHO, ये तो अपने मृदा और वायुमंडल से सीधे प्राप्त हो रहे CHO, तो इनके बारे में तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। इनके बारे में अपन ने आधारीय पोषक तत्व बोला था अभी। आधारीय पोषक तत्व तो मतलब CHO पौधे में कितना परसेंट योगदान दे रहे हैं, 94 से 96% योगदान है CHO का। केवल 94 से 96% कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। पौधे में 94 से 96% कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ध्यान रखना। तो इनके बारे में ये वायुमंडल से सीधे प्राप्त होते हैं, इनकी कमी के लक्षण नहीं दिखेंगे आपको, सीधे वायुमंडल से और मृदा से लेंगे, और इनको उर्वरकों के रूप में भी नहीं दिया जाता। तो अभी अपन पढ़ेंगे एक एक पोषक तत्व के बारे में, ध्यान रखना, अच्छे से चर्चा करेंगे इनके बारे में। अलग अलग पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, क्या कमी प्रदर्शित करता है, कमी के लक्षण, इनके कार्य, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बस आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी आपकी दिक्कत आती है वो सारी आप इसमें शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए हमें। इसके साथ ही साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। पोषक तत्वों के कार्य, एक एक पोषक तत्वों का कार्य, उनकी कमी के लक्षण विस्तार से पढ़ेंगे। अपन ने जैसे 17 पोषक तत्व पढ़े थे, 17 पोषक तत्व अपन पढ़ चुके हैं। अभी तक अपन चर्चा करते आए हैं कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, 17। तो 17 में से जो 3 है वो तो कौन से, CH और O। ठीक है, CHO जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, आधारीय पोषक तत्व है, आधारीय पोषक तत्व है। पौधे का लगभग 94 से पोषक तत्व की जितनी आवश्यकता होती है उनमें से 94 से 96% भाग कौन से पोषक तत्वों का है, CHO। और इनका अन्य नाम क्या है, स्थूल अखनिज, बार बार बता रही हूँ, स्थूल अखनिज पोषक तत्व है। पौधे में ये पोषक तत्व है, इनकी कमी के लक्षण पौधे में नहीं दिखाई देते हैं, ये वायुमंडल से सीधे प्राप्त होते हैं। इनके लिए कोई भी खाद या उर्वरक नहीं बना है कि अपन खादों से या उर्वरकों से इसकी पूर्ति कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 94 से 96% पौधे का यही भाग है, और इसके साथ साथ ये वायुमंडल से सीधे प्राप्त होते हैं। अखनिज पोषक तत्व है, ध्यान रखना, खनिजों से प्राप्त नहीं हो रहा, अखनिज पोषक तत्व है। इसके साथ स्थूल पोषक तत्व, आधारीय पोषक तत्व। तो 3 तो अपने CHO हो गए। इसके बाद में बच्चे कितने, 14 पोषक तत्व है। ठीक है, अब इन 14 के बारे में अपन को चर्चा करनी है। पोषक तत्वों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 14 में से अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था, तो उस वर्गीकरण में पहली चीज ये देखी थी कि मुख्य पोषक तत्व है।
उस एक को तो साइड में निकालते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व उनके बारे में तो अपन को पढ़ना ही नहीं है। चौकता पोषक तत्वों के बारे में अपन कमी के लक्षण के साथ साथ सारी चीजें इनके बारे में देखेंगे। तो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व दो भागों में डिवाइड किया था इसको। मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व मतलब 1 ppm से अधिक मात्रा की आवश्यकता, ठीक है। 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता हो रही है उसको मुख्य पोषक तत्व बोलेंगे। और 1 ppm से कम, 1 ppm से कम हो रही है तो उसको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलेंगे, ठीक है। 1 ppm से अधिक, इसको आगे दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो है प्राथमिक पोषक तत्व, एक है द्वितीयक। ध्यान रखना, मुख्य पोषक तत्व में एक चीज देखी थी, 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता, मतलब प्राथमिक पोषक तत्वों को अधिक, दोनों पोषक तत्वों को 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, बस द्वितीय पोषक तत्वों को प्राथमिक की तुलना में कम आवश्यकता होगी, ठीक है। तो प्राथमिक में अपन कौन कौन से पढ़ते हैं, एन, पी और के। द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व ये कितने हो गए, 6 हो गए। बच रहे कितने अपने पास, 8। सूक्ष्म पोषक तत्व 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता, फेरस, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकिल। एक पोषक तत्व और बच रहा है इसमें, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता, सूक्ष्म पोषक तत्व ये हो गए। मुख्य पोषक तत्व प्राथमिक और द्वितीयक दो भागों में डिवाइड करेंगे, प्राथमिक एन, पी और के। द्वितीयक ध्यान रखना, यूं नहीं सोचना है कि प्राथमिक पोषक तत्वों को तो 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, लेकिन द्वितीय पोषक तत्व की जब बात आ जाए तो आप यूं सोचो कि नहीं द्वितीय पोषक तत्व मतलब 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, 1 ppm से अधिक मात्रा में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को ही आवश्यकता होती है, लेकिन प्राथमिक में अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी और द्वितीयक प्राथमिक की तुलना में कम आवश्यकता होगी, ठीक है। अपन अब चर्चा करने वाले प्राथमिक पोषक तत्वों की, ठीक है। प्राथमिक पोषक तत्व में सबसे पहला अपने है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बारे में अपन सबसे पहले बेसिक देखते हैं इसका कि नाइट्रोजन पोषक तत्वों का प्राप्ति रूप अपन ने चर्चा करी थी कि प्राप्ति रूप क्या आएंगे, किस रूप में पौधों को अवेलेबल हो रहे। तो नाइट्रोजन में अपन ने क्या पढ़ा था, एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो ऋणायन और धनायन दोनों माध्यम में पौधों को अवेलेबल होगा, ठीक है। एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो ऋणायन और धनायन दोनों रूप में पोषक तत्व पौधे को प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना, एक चीज मैंने और बताई थी, सभी पोषक तत्व पौधे में आयन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। सभी पोषक तत्व पौधे में आयन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एक पोषक तत्व बचा था अपने बोरोन, जिसका प्राप्ति रूप क्या है, H3BO3। ये किस रूप में प्राप्त हो रहा है, यौगिक के रूप में प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना, सभी पोषक तत्व पौधे की जड़ को आयन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, इनमें कोई ना कोई आयन अवेलेबल होगा ऊपर, लेकिन एकमात्र बोरोन ऐसा पोषक तत्व है जो किस रूप में प्राप्त हो रहा है, यौगिक के रूप में। और यौगिक का नाम क्या है, हाइड्रोजन बोरेट। अगर सीधा सीधा ये रासायनिक सूत्र ना देके नाम बोल दे, हाइड्रोजन बोरेट। हाइड्रोजन बोरेट यौगिक के रूप में बोरोन अवेलेबल हो रहा है, ध्यान रखना। इसके अलावा एकमात्र पोषक तत्व जो धनायन और ऋणायन रूप में दोनों में अवेलेबल हो रहा है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। अच्छा, अपन ने दूसरा वर्गीकरण पढ़ा था, जुड़ने के आधार पर वर्गीकरण। एक आयनों के आधार पर पढ़ा था, दूसरा जुड़ने के आधार पर पढ़ा था। तो जुड़ने में देखो यहाँ पे O3 जुड़ रहा है नाइट्रोजन के साथ,
H4 जुड़ रहा है, तो मतलब ये कौन सा पोषक तत्व हो जाएगा? संयुक्त पोषक तत्व है। ऋणायन और धनायन दोनों रूप में अवेलेबल हो रहा है, साथ साथ में जुड़ने के आधार पर बोले तो असंयुक्त पोषक तत्व है, इसके साथ साथ धातु के आधार पर बोले तो अधातु पोषक तत्व है। धातु के आधार पर बोले तो अधातु पोषक तत्व है। जुड़ने के आधार पर अपन ये वर्गीकरण पहले पढ़ चुके हैं, आयन के आधार पर पढ़ चुके हैं, जुड़ने के आधार पर और धातु के आधार पर अधातु, संयुक्त और NO3 NH4 इसके प्राप्य रूप है। ठीक है, इसके बाद चालकता के आधार पर भी अपन ने पढ़ा था। तो चालकता के आधार पर मृदा में जब चालकता की बात आई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रेट रूप है वो मृदा में अधिक चालक होगा। जो नाइट्रेट रूप है वो मृदा में अधिक चालक होगा। अपन बार बार चीजों को रिपीट करके चलते हैं ताकि अपने इसी क्लास में आपके पूरा सिलेबस ऐसे बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े और इसी के साथ आपका यहीं पे पूरा रिवीजन हो जाए। अधिक चालक रूप कौन सा है? नाइट्रेट। और कम चालक रूप कौन सा है? अमोनियम। कम चालक रूप कौन सा है? अमोनियम। ठीक है, तो चालकता के आधार पर हो गया था। इसके साथ पौधों में चालकता की, ये तो मृदा में चालक की बात हो रही है, मृदा में चालकता की बात हो रही है। अधिक चालक नाइट्रेट रूप है और अमोनियम कम चालक रूप है। इसके साथ साथ पौधों में चालकता के आधार पर अपन बात करते हैं। पौधों में चालकता के आधार पर बात करें तो नाइट्रोजन कौन सा पोषक तत्व है? अधिक चालक तत्व। अधिक चालक तत्वों में मैंने बताया था जिन पोषक तत्वों की कमी पौधे की पुरानी पत्तियों पर प्रकट होती है वो सारे के सारे अधिक चालक पोषक तत्व होंगे। ध्यान रखना, अधिक चालक पोषक तत्व कौन कौन से होंगे? जिन पोषक तत्वों की कमी पौधे की पुरानी पत्तियों पर प्रकट हो रही है वो अधिक चालक तत्व है। तो अधिक चालक की अपन बात करें तो अधिक चालक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम ये पोषक तत्व है जो पौधों में अधिक चालक है। तो ये नाइट्रोजन किसकी कैटेगरी में आ रहा है? अधिक चालक। पौधों की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चालकता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें अधिक चालक आया था। मृदा में पढ़ा था, उसमें अधिक चालक नाइट्रेट है और अमोनियम कम चालक है। इसके अलावा संयुक्त और अधातु पोषक तत्व है। ठीक है, कार्य के आधार पर अपन ने पढ़ा था तो ये कौन सा पोषक तत्व है? कार्य के आधार पर पढ़ा था तो ये कौन सा पोषक तत्व है? संरचनात्मक। संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक। अभी अभी अपन ने पढ़ा था कार्य के आधार पर वर्गीकरण, तो संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक तत्व है। ठीक है, ये इतना आपने हो गया इसके बारे में। पोषक केवल और केवल इसका वर्गीकरण जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उसी के बारे में बताया मैंने, इसमें नया कुछ भी नहीं है। इतना अपन वर्गीकरण में विस्तार से हर पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। बस आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपके कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राप्य रूप के बारे में अपने हो गया। इसके बाद में सूचक पौधा, अभी अभी अपन ने पढ़ा है सूचक पौधा। नाइट्रोजन का सूचक पौधा कौन सा है? फूल गोभी और पत्ता गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी नाइट्रोजन का सूचक पौधा। ठीक है, फूल गोभी और पत्ता गोभी। इसके बाद अपन ने एक पढ़ा था मृदा में स्रोत। अच्छा, नाइट्रोजन का मृदा में स्रोत अपन ने पढ़ा था, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। मृदा में स्रोत सारे पोषक तत्व एक साथ लिखे थे, तो मृदा में स्रोत है नाइट्रोजन का। मृदा में स्रोत क्या था? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या है? मृदा में स्रोत है किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है,
तो इसमें आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन के बारे में अपन ने इतना नया कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो पहले अपन नाइट्रोजन के बारे में अलग अलग पोषक तत्वों के साथ पढ़ चुके हैं, वही इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो अपने बेसिक हो गया नाइट्रोजन का, ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे नाइट्रोजन के कार्य। तो अब अपन चर्चा करें नाइट्रोजन के कार्य। नाइट्रोजन का अपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब नाइट्रोजन के कार्य की बात करें। चल क्या रहा है अपने नाइट्रोजन के कार्य की बात करें तो नाइट्रोजन का मोस्ट इंपोर्टेंट जो कार्य है वो यही है कि नाइट्रोजन प्रोटीन और अमीनो अम्लों का निर्माण करता है, ठीक है। प्रोटीन व अमीनो अम्लों का निर्माण। प्रोटीन और अमीनो अम्लों को निर्माण में सहायक कौन सा पोषक तत्व है? नाइट्रोजन। ध्यान रखना, इसके साथ पौधों में हरेपन और वृद्धि में सहायक। पौधों में हरेपन व वृद्धि में सहायक। अपन वृद्धि में सहायक इसको बोल रहे हैं। अपन नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अपने सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपने काम में आने वाला उर्वरक है यूरिया। अच्छा, बाजरे की बुवाई का सीजन चल रहा है, अपने क्या रहेगा, कुछ भी जैसे बाजरा कम वृद्धि कर रहा है तो उसमें सबसे पहले घरवाले क्या बोलेंगे, यूरिया लाओ, ठीक है। तो यूरिया में नाइट्रोजन होगा जो 46% है। तो ये नाइट्रोजन किसकी क्या करने में सहायक है, पौधों की वृद्धि में सहायक है, ठीक है। इसलिए यूरिया का उपयोग करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का क्या कार्य है, वृद्धि में सहायक है और पौधों को हरा बना के रखने में सहायक है, ठीक है। इसके साथ जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों में गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक है। अच्छा, पौधों में पर्णहरित के निर्माण में या पौधों में क्लोरोफिल निर्माण में सहायक पोषक तत्व है। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक पोषक तत्व है। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक पोषक तत्व की बात करें तो इसमें एक पोषक तत्व और पढ़ते हैं अपन, मैग्नीशियम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना, मैग्नीशियम मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लोरोफिल निर्माण की अगर बात आ जाए, क्योंकि क्लोरोफिल निर्माण में मैग्नीशियम, अपन क्लोरोफिल जैसे क्लोरोफिल ए का वैज्ञानिक नाम, क्लोरोफिल ए का रासायनिक नाम पढ़ते हैं। क्लोरोफिल ए का रासायनिक नाम क्या है, C55H72 O5N4Mg। इसमें देखो, इस क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है ये C55H72 O5N4Mg। तो इसमें N और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम सूत्र में देखो दोनों आ रहा है, नाइट्रोजन भी आ रहा है, मैग्नीशियम भी आ रहा है। अगर दोनों अपने ऑप्शन में आ जाए कि क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक पोषक तत्व है, दोनों ऑप्शन में मिल जाए नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, तो अपन फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे। ध्यान रखना, मैग्नीशियम का मुख्य कार्य क्या है, क्लोरोफिल निर्माण में मैग्नीशियम का मुख्य कार्य। ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं दिया गया हो और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में से एक हो तो नाइट्रोजन जो भी रहेगा, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम वही करना अपन को, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तब नाइट्रोजन को नहीं देखना है, ध्यान रखना, मैग्नीशियम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। क्लोरोफिल ए का रासायनिक नाम के हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं कि क्लोरोफिल निर्माण में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों ही आवश्यक है, ठीक है।
तो प्रोटीन और अमीनो अम्लों का निर्माण पौधों में हरेपन व वृद्धि में सहायक, हरी पत्तेदार सब्जियों में गुणवत्ता निर्माण के लिए, और क्लोरोफिल निर्माण में सहायक पोषक तत्व है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का मुख्य कार्य हो गया। अपन अदर कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, जैसे जड़ों के विकास में सहायक है, दलहनी फसलों के निर्माण में सहायक है, क्योंकि ये लगभग सभी पोषक तत्वों का कॉमन कार्य है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन का जो अकेले नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है, अकेला नाइट्रोजन जिस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, उन्हीं कार्य की चर्चा करेंगे। इसमें प्रोटीन और अमीनो अम्लों का निर्माण करना, और पौधों में हरेपन व वृद्धि में सहायक। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों में गुणवत्ता में सहायक, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है। तो प्रोटीन और अमीनो अम्ल के बारे में एक चीज अपन और चर्चा करते हैं कि प्रोटीन परसेंट निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन परसेंट को 6.25 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना, प्रोटीन परसेंट अगर निकालना हो अपन को, जैसे कोई भी गेहूं का दाना दे रखा है, गेहूं के दाने में अपन से पूछे कि प्रोटीन परसेंट निकालना, आपको नाइट्रोजन परसेंट आपको दे रखा है, तो नाइट्रोजन परसेंट को 6.25 से गुणा करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोटीन परसेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, आजकल इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन परसेंट अगर अपन को निकालना हो तो नाइट्रोजन परसेंट को 6.25 से गुणा करते हैं। नाइट्रोजन परसेंट को 6.25 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन परसेंट नाइट्रोजन परसेंट इंटू 6.25 से गुणा करेंगे तब प्रोटीन परसेंट आ जाएगा अपने पास। ठीक है, कार्य के बारे में हो गया अपने। इसके साथ साथ अब अपन चर्चा करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। अच्छा, अभी मैं आपको बार बार बता रही थी, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण में अपन बात करें तो नाइट्रोजन की कमी पुरानी पत्तियों पर प्रकट हो रही है। पुरानी पत्तियों पर अपन ने कमी के लक्षण के आधार पर पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। तब अपन ने पढ़ा था कि पुरानी पत्तियों पर क्लोरोसिस या संपूर्ण पत्ती का पीला होना, संपूर्ण पत्ती का पीलापन, वो किसकी कमी से हो रहा है, नाइट्रोजन की कमी से। पुरानी पत्तियों पर संपूर्ण पत्ती का पीला होना, वो किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, इसके साथ साथ एक और है, खाद्यान्न की पत्तियों का बी आकार में मुड़ना। कमी के लक्षण में अपन बात करें तो खाद्यान्न पत्तियों की बात आ जाए अपने पास। खाद्यान्न पत्तियों का वी आकार में मुड़ना, वी आकार में मुड़ना, खाद्यान्न पत्तियों का वी आकार में मुड़ना किसकी कमी से हो रहा है, नाइट्रोजन की कमी से। इसके बाद अपने पास आ जाए, ये तो खाद्यान्न फसलों की बात हो रही है, ध्यान रखना, खाद्यान्न फसलों का वी आकार में मुड़ना, खाद्यान्न फसलों की पत्तियों का, खाद्यान्न फसलों की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। यही अपने पास आ जाए, मूंगफली की पत्तियों का वी आकार में बढ़ना, मूंगफली की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना, वी आकार में मुड़ना किसकी कमी से है, सल्फर की कमी से। ध्यान रखना, तिलहनी फसलों के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है वो सल्फर है। तो इसी सल्फर के कारण जो मूंगफली की पत्तियां वी आकार की हो रही है वो सल्फर की कमी के कारण ही हो रही है। ठीक है, तो अपन को इसमें साथ साथ ये भी लिखते जाना है ताकि अपने आगे जाके कंफ्यूजन ना हो कि खाद्यान्न पत्तियों का वी आकार में मुड़ना किसकी कमी से हो रहा है, और मूंगफली की पत्तियां अगर वी आकार की हो रही है तो वो किसकी कमी से हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि आपने बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो खाद्यान्न की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना किसकी कमी से है, नाइट्रोजन की कमी से। पुरानी पत्तियों पर क्लोरोसिस मतलब संपूर्ण पत्ती का पीलापन किसमें, पुरानी पत्तियों में, तो वो किसकी कमी से हो रहा है, नाइट्रोजन की कमी से।
इसके बाद नाइट्रोजन के अपन ने कार्य में पढ़ा था कि ये पौधे की वृद्धि में सहायक है। तो कमी के लक्षणों में क्या हो जाएगा कि पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, प्रोटीन और अमीनो अम्लों का निर्माण नहीं होगा। ये तो अपन कार्य के आधार पर बाद में भी बना सकते हैं, बस कार्य की जगह ध्यान रखना है। तो आपको कमी के लक्षण में अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कमी के लक्षण ये कार्य है तो ये काम नहीं हो रहा, तो मतलब है नाइट्रोजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण अपन ने कर लिए हैं। अब कमी से नाइट्रोजन की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, नाइट्रोजन की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो रोग कौन कौन से हैं? फसलों में स्टारवेशन रोग, फसलों में स्टारवेशन रोग, फसलों में स्टारवेशन रोग किसकी कमी से हो रहा है? नाइट्रोजन की कमी से। इसके साथ फूल गोभी में बटनिंग रोग, फूल गोभी में बटनिंग रोग, ध्यान रखना, फूल गोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी से हो रहा है, ना कि नाइट्रोजन की अधिकता से। ज्यादा लोग बटनिंग रोग को इस हिसाब से याद रखते हैं कि नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला रोग है, नहीं, ध्यान रखना, फूल गोभी में बटनिंग रोग हो रहा है तो मतलब नाइट्रोजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण फूल गोभी में बटनिंग रोग हो रहा है। अगर फूल गोभी में ब्राउनिंग की बात आ जाए, फूल गोभी में ब्राउनिंग, फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरोन की कमी के कारण, ध्यान रखना, फूल गोभी में एक तो बटनिंग होता है जो नाइट्रोजन की कमी के कारण है। फूल गोभी में ब्राउनिंग की बात आए तो बोरोन की कमी से होगा। और फूल गोभी में आगे और बढ़ते अपन, तो कमी से होने वाले रोगों में दो रोगों का ध्यान रखना है। फसलों में स्टारवेशन या बुखार रोग किसकी कमी से हो रहा है? नाइट्रोजन की कमी से। फूल गोभी में बटनिंग रोग, फूल गोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी से हो रहा है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी के कारण। ठीक है, ये ब्राउनिंग और बटनिंग साथ साथ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना हो बटनिंग और ब्राउनिंग में। ठीक है, कमी से होने वाले रोग आगे ध्यान रखना, अभी तक नाइट्रोजन ही पढ़ रही है अपन, और अब आ रहे हैं अपने अधिकता से होने वाले रोग। अधिकता से होने वाले रोग, अच्छा, नाइट्रोजन की अधिकता से कौन कौन से रोग हो रहे हैं? नाइट्रोजन की अधिकता से आलू में, आलू में होलो हेट रोग किसकी अधिकता से हो रहा है? नाइट्रोजन की अधिकता से। दूसरा, फूल गोभी में बटनिंग रोग हो रहा है नाइट्रोजन की कमी से। और फूल गोभी में होलो स्टेम रोग, होलो स्टेम रोग ये किसकी कमी से, किसकी अधिकता से हो रहा है? नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला रोग होलो स्टेम रोग है। और नाइट्रोजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? बटनिंग। ठीक है, तो फूल गोभी में होलो स्टेम रोग किसकी अधिकता से हो रहा है? नाइट्रोजन की अधिकता से। साथ ही साथ अपन एक और अलग से एडिशनल चर्चा करते हैं, वो ये है कि मूंगफली में होलो हेट रोग, यहाँ पे होलो की चर्चा हो रही है, होलो स्टेम, होलो हेट। और जैसे मूंगफली में होलो हेट, ये तो दोनों होलो स्टेम और होलो हेट रोग ये तो दोनों किसकी अधिकता से हो रहा है? नाइट्रोजन की अधिकता से। लेकिन मूंगफली में होलो हेट रोग ये बोरोन की कमी से, मूंगफली में होलो हेट रोग की बात आए तो वो हो रहा है अपने बोरोन की कमी से। इसके साथ ही साथ आलू में ब्लैक हेट रोग, आलू में ब्लैक हेट रोग, आलू में ब्लैक हेट रोग किसकी कमी से हो रहा है? O2 की कमी से। भंडारण के समय O2 की कमी हो रही है तो उसमें कौन सा रोग हो जाएगा? आलू में ब्लैक हेट रोग। ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ अपन
इस क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर पोषक तत्व के आगे जो भी अपने बच रहे हैं उन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जो भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी क्लास में कंफ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।